यहाँ से भाई हम अपने लास्ट वाले सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 100 तक कवर कर लिया था, जिसमें हम लोग का एक क्वेश्चन रह गया था भाई, क्वेश्चन नंबर 93। आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 93 को काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे भाई, और ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। ये है आपका एक्टिव रिकवरी वोल्टेज का भाई, जिसको हम लोग शॉर्टकट में ARV बोलते हैं, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। तो ये कहाँ पे हम लोग को पढ़ना होता भाई, पहले बैकग्राउंड फ्रेम बना करके दे रहा हूँ। हम लोग जब सर्किट ब्रेकर पढ़ रहे थे भाई, तो सर्किट ब्रेकर में हम लोगों ने पढ़ा था इंपॉर्टेंट टर्म्स, और इंपॉर्टेंट टर्म्स के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था जैसे रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या होता है, रिकवरी वोल्टेज क्या होता है, रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या होता है, रेजिस्टेंस स्विचिंग क्या होता है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स के अंदर ही हम लोग को पढ़ना होता है एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। तो जो हम लोग बुक यूज कर रहे थे भाई, जैसे आपका बद्रीराम हो गया है ना, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का, और एक था आपका VK मेहता वाला है ना। तो इनमें भाई आपका ये एक्टिव रिकवरी वोल्टेज का कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया था। तो अभी हम लोग इस कॉन्सेप्ट को कवर करने के लिए फिर से हम लोग दूसरे बुक पे स्विच हो रहे हैं भाई। आपका JB गुप्ता का किताब है, ओके, पावर सिस्टम का, काफ़ी हैवी बुक है भाई। तो इस बुक के साथ अभी हम लोग सिंक्रोनाइज होंगे, और एक्टिव रिकवरी वोल्टेज क्या होता है पहले इस कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग भाई यहाँ पे देखेंगे कि भाई ये जो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज है ये किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे पावर फैक्टर पे कैसे एक तरीके से वेरी होगा, या फिर डिपेंड कैसे करता है, आर्मेचर रिएक्शन पे कैसे डिपेंड करता है, ओके। फिर टाइप्स ऑफ फॉल्ट पे भी डिपेंड करता है भाई, कि आपका LG फॉल्ट है या फिर लाइन टू लाइन फॉल्ट है ना। तो सारे फैक्टर पे भी हम लोग बात करेंगे। और एक बार आपने ARV समझ लिया तो भाई क्वेश्चन नंबर 93 आपका यूं ही सॉल्व हो जाएगा। तो अभी हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कर रहे हैं भाई। सबसे पहले हम लोगों ने भाई जब सर्किट ब्रेकर पढ़ा था तो ये पूरा का पूरा वेवफॉर्म समझा था। थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज करवा रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले हम लोग एक्टिव रिकवरी वोल्टेज को वेवफॉर्म के थ्रू देखेंगे भाई, है ना। यहाँ पे लिखा गया है ना एक्टिव रिकवरी वोल्टेज, तो ये क्या है इस पे पहले हम लोग बात करते हैं। लास्ट वाले सेशन में भाई, लास्ट वाले सेशन कहना मतलब क्या, जब हम लोग का सर्किट ब्रेकर चल रहा था भाई, तो मैंने आपको बताया था कि भाई जैसे ही फॉल्ट आया, यहाँ पे हम लोग फिक्स कांटेक्ट मान के चल रहे हैं, ये आपका मूविंग कांटेक्ट, ठीक है। तो जैसे ही मेरा फॉल्ट आया भाई, यहाँ पे थोड़ा सा फॉल्ट करंट को यूज करके रिवीजन करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आते हैं भाई। देखिए हम लोग को पता है भाई कि जैसे ही फॉल्ट आया, तो फॉल्ट आते ही हम लोग का क्या है, सबसे पहले तो सब ट्रांजिएंट पीरियड देखने को मिलेगा, और सब ट्रांजिएंट पीरियड में सर्किट ब्रेकर जो कांटेक्ट है ये क्लोज ही रहता है ना। लेकिन जैसे हम लोग ट्रांजिएंट पीरियड में आएंगे, तो ट्रांजिएंट पीरियड में क्या हो जाएगा, आपका सर्किट ब्रेकर का कांटेक्ट ओपन होगा भाई, है ना, कांटेक्ट्स ओपन। और जैसे ये ओपन होगा तो यहाँ पे हम लोग को आर्क देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, इसको मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। हम लोग को पता भाई कि कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट होता है, तो शॉर्ट सर्किट मतलब क्या है कि भाई जो करंट होगा, जिसको हम लोग फॉल्ट करंट बोल रहे हैं, काफी लार्ज होता है, इसका जो वैल्यू होगा वेरी वेरी लार्ज। लेकिन जो हम लोग का वोल्टेज होता है भाई, है ना, जहां पे भी शॉर्ट सर्किट हुआ है वहां का अगर आप वोल्टेज देखेंगे तो वोल्टेज क्या होता है, वेरी वेरी स्मॉल, या फिर कहिए टेंड्स टू 0 के बराबर होता है, वेरी वेरी स्मॉल। तो अगर हम लोग इस इंस्टेंट को अगर देखें कि भाई जैसे ही मेरा फॉल्ट आया, ये फिक्स कांटेक्ट है, मूविंग कांटेक्ट है ये मेरा, ठीक है। तो जैसे ही ओपन हुआ भाई, तो इसमें आर्क लगा हुआ है। आर्क लगा हुआ, इसका मतलब क्या, अभी भी मेरा सर्किट एक तरीके से भाई इंटरप्ट नहीं हुआ है, यानी अभी भी डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि आर्क के थ्रू अभी भी क्या हो रहा है, फॉल्ट करंट मेरा बह रहा है भाई, यहां से फॉल्ट करंट अभी भी बह रहा है। इसका मतलब क्या, अभी भी शॉर्ट सर्किट हो ही रखा है भाई, और शॉर्ट सर्किट हो ही रखा है, इसका मतलब क्या, अब इस आर्क के क्रॉस जो भी मेरा वोल्टेज देखने को मिलता है, जिसको हम लोग आर्क वोल्टेज बोल रहे थे भाई, है ना। तो क्योंकि ये शॉर्टेड पाथ है ना भाई, आर्क के थ्रू ही करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन ये शॉर्टेड पाथ है, तो सीधी सी बात है, यहाँ का जो वोल्टेज देखने को मिलेगा वो काफी कम वैल्यू का मिलेगा, है ना। उसका जो मैग्नीट्यूड वो काफी कम होगा। क्यों भाई, क्योंकि शॉर्ट हो रखा है ना अभी भी आर्क के थ्रू, ठीक है। इसलिए जो आर्क वोल्टेज होता है भाई, इसका जो वैल्यू होता है बहुत कम होता है, वेरी लेस, ओके। आई होप कि आपको याद हुआ होगा। यहां पे अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले भाई आप देखिए
ये जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया इस तरीके से, अब अलग अलग बुक में भाई अलग अलग तरीके का दिखाया जाता है। अब हम लोग JB गुप्ता के साथ आ गए तो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, लेकिन घबराना नहीं है। तो ये मेरा क्या है, सर्किट वोल्टेज है भाई, डॉटेड लाइन से जो दिखाया गया सर्किट वोल्टेज है, और ये जो डार्क कलर से दिखाया मेरा क्या है, फॉल्ट करंट है। क्लियर हुआ, देख रहा, शॉर्ट सर्किट करंट। तो हम लोग को पता भाई, हम लोग को पता है कि भाई, मान लेते हैं कि भाई इस इंस्टेंट पे है ना, ये कोई इंस्टेंट होगा है ना, इस इंस्टेंट पे मेरा फॉल्ट करंट आ रहा है, क्योंकि फॉल्ट करंट भाई इंडक्टिव होता है तो लैग करेगा सीधी सी बात है वोल्टेज से। तो मान लेते हैं मेरा एट t = 0 इंस्टेंट है, इस इंस्टेंट पे मेरा फॉल्ट आया भाई। तो फॉल्ट आया, सीधी सी बात है, सबसे पहले तो सब ट्रांजिएंट देखने को मिलेगा भाई, है ना। इसमें सब ट्रांजिएंट में तो दिखाया नहीं है, बस अब समझिए कि यहीं पे आर्क वोल्टेज दिखा दिया ना, आर्क वोल्टेज आ रखा है, ये आर्क वोल्टेज है भाई। ओके, इसका मतलब क्या, ये आर्क वोल्टेज कब बना होगा, जब मेरा सर्किट ओपन हो गया होगा, यानी सर्किट ब्रेकर ओपन हुआ होगा तो आर्क लग गया होगा, है ना, समझ गए। तो टाइम को भी देखते हुए चलना भाई कि कब मेरा एक तरीके से फॉल्ट हुआ है। तो इस इंस्टेंट को मान के चले भाई, यहाँ पे मेरा फॉल्ट आ चुका है, नहीं सब ट्रांजिएंट पीरियड था, यहीं पे कॉन्टैक्ट मेरा ओपन हो गया है, मतलब ट्रांजिएंट पीरियड, ठीक है। तो ये मेरा एक तरीके से क्या हो रखा है, आर्क वोल्टेज बना हो भाई, ये मेरा आर्क वोल्टेज है। और अभी हम लोग भाई वेट कर रहे हैं कि भाई कब मेरा करंट एक तरीके से नेचुरली जीरो हो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आर्क को बुझाना चाहते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि आर्क को बुझाना हम लोग के लिए काफ़ी इजी होगा उस इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे करंट क्या हो जाए, नेचुरली जीरो हो जाए भाई। तो नेचुरली आप देख रहे हैं इस इंस्टेंट पे जीरो हो रहा है, तो इसी इंस्टेंट पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरीके से एयर ब्लास्ट कर रहे हैं भाई, ठीक है। जो भी हम लोग के पास मीडियम है, अगर आपने SF से गैस यूज़ किया हुआ है आर्क को बुझाने के लिए तो उसको यूज़ करेंगे, है ना। ऑयल यूज़ किया हो तो ऑयल को यूज़ करेंगे, एयर यूज़ किया हो तो एयर को यूज़ करेंगे। तो इस इंस्टेंट पे हम लोगों ने क्या किया है कि भाई एयर ब्लास्ट कर दिया, यानी हवा का झोंका मारा। तो जैसे हवा का झोंका मारा भाई, तो हम लोग का यहाँ पे भाई कुछ इस तरीके का सिस्टम था। ये मेरा ये सब बता रखा भाई मैंने आपको, यहाँ पे मेरा सर्किट ब्रेकर का कांटेक्ट था भाई, और यहाँ पे मेरा फॉल्ट आ रखा था। क्लियर हुआ। तो L है, C है, और ये मेरा सोर्स है, इसको हम लोग VT कर लेते हैं। यहाँ पे मेरा सर्किट ब्रेकर था, तो जब आर्क लगा हुआ था, तो आर्क लगा इसका मतलब क्या भाई, इस तरीके का आर्क वोल्टेज बना हुआ था इस तरीके से, है ना। इस इंस्टेंट पे जैसे ही हम लोग पहुंचे तो करंट मेरा जीरो हुआ, तो एयर ब्लास्ट करते क्या हो गया, ये ओपन हो गया यहाँ पे। और जैसे ही ओपन हुआ, पहले जब आर्क लगा हुआ था भाई, तो क्योंकि इसका कुछ ना कुछ रिएक्टेंस देखने को मिलेगा ना, ठीक है। तो सारा, क्योंकि ऑलरेडी इधर शॉर्टेड पाथ है, तो सारा का सारा करंट क्या हो रहा था, ऐसे ऐसे फ्लो हो जा रहा था, यानी इधर ऐसे फ्लो हो जा रहा था भाई। इधर कैपेसिटर तरफ कोई आ ही नहीं रहा था, क्योंकि इधर इंपेडेंस पाथ देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे हम लोगों ने एयर ब्लास्ट किया तो भाई ये ओपन हो गया, ये ओपन हो गया, इसमें मतलब अब जो है मेरा ये एक तरीके से सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो इसके अंदर हम लोग का अब, क्योंकि आप देख रहे हैं LC सर्किट बना हुआ है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या होगा, एक तरीके से जबरदस्त ऑसिलेशन देखने को मिलेगा। तो ये कि भाई इस इंस्टेंट पे हम लोग का देख रहे हैं अचानक से वोल्टेज क्या हो रहा है, एक तरीके से राइज हो रहा है ना, और इस तरीके से फिर ये ऑसिलेट करता है, जिसको हम लोग रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज बोलते हैं, फिर ट्रांजिएंट वोल्टेज बोलते हैं भाई। और जिस इंस्टेंट पे मेरा आर्क फाइनली बुझ गया, यानी सर्किट मेरा फाइनली इंटरप्ट हो गया भाई, ठीक है ना, इंटरप्ट मतलब टूट गया, डिस्कनेक्ट हो गया, तो उसके बाद जो हम लोग को वोल्टेज देखने को मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकवरी वोल्टेज, ठीक है, या फिर कहिए सिस्टम वोल्टेज। एक मिनट भाई, कॉल आ रहा है, हेलो। तो ये हो गया भाई आपका रिकवरी वोल्टेज, ठीक है ना। अब हम आते हैं भाई कि एक्टिव रिकवरी वोल्टेज क्या होता है। तो अभी भाई अगर मैं कहूँ कि जो रिकवरी वोल्टेज है ना, इसको आप मेन वोल्टेज मान लीजिए कि भाई यही मेरा क्या है, सब कुछ है। तो इस रिकवरी वोल्टेज के अंदर क्या होता है, दो वोल्टेज छुपा हुआ होता है। एक हो गया आपका एक्टिव रिकवरी वोल्टेज और एक हो गया आपका रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। कैसे भाई ये छुपा हुआ है, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पकड़िए भाई, इस इंस्टेंट पे मैंने आर्क को बुझाया तो भाई यहाँ से मेरा वोल्टेज एक तरीके से राइज होना स्टार्ट हुआ, फिर इस तरीके धीरे धीरे सिस्टम में रेजिस्टेंस होता है तो उसके चलते धीरे धीरे डैम्प आउट हो गया, और फिर ये जा करके रिकवरी वोल्टेज में मिल गया, यानी सिस्टम वोल्टेज में ही मिल गया, है ना। तो अब देखिए भाई कि यहाँ पे जो है ये मेरा टाइम चल रहा है, ये मेरा टाइम है। तो रिकवरी वोल्टेज का ही अगर यहां से लेके यहां तक इंस्टेंट को देखें आप, है ना, यहां से लेके यहां तक इंस्टेंट को देखिए भाई, ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है, ट्रांजिएंट पीरियड है ना, क्योंकि ऑसिलेट कर रहा है और उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है हर एक इंस्टेंट पे। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई, मेरा रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज है, फिर कहिए ट्रांजिएंट वोल्टेज है। कहां से लेके कहां तक, ये जो एरो मैंने यहां पे मेंशन किया, यहां से लेके यहां तक। क्लियर हुआ। अगर हम लोग
इस एक्टिव रिकवरी वोल्टेज के डेफिनेशन की बात करें तो भाई इसको मैं कहूंगा कि जो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज है ये रिकवरी वोल्टेज ही है, ठीक है, ये रिकवरी वोल्टेज ही है भाई, लेकिन ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वोल्टेज मिलेगा वो वोल्टेज है, ठीक है। यानी ये हर जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये एक सिर्फ और सिर्फ एक इंस्टेंट पे देखने को मिलता है। इंस्टेंट मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे ही देखने को मिलता है। और किस टाइम पे देखने को मिलेगा? जिस इंस्टेंट पे आपने भाई आर्क को एक तरीके से इंटरप्ट किया है। एक होता है एक्सटेंशन और एक होता है इंटरप्शन। भाई दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। एक्सटेंशन का मतलब होता है कि भाई आर्क आपका फाइनली बुझ गया। तो एक्सटेंशन कहाँ पे हो रहा है? जहां पे हम लोग को रिकवरी वोल्टेज देखने को मिल रहा है, नहीं यहाँ पे एक तरीके से आर्क मेरा बुझा है भाई, ठीक है। और एक होता है इंटरप्शन। इंटरप्शन का मतलब क्या है कि भाई आपने बाधा डाला है आर्क के रास्ते में। तो बाधा हम लोग कहाँ पे डाल रहे हैं भाई? जब मेरा करंट नेचुरली जीरो, यानी यहाँ पे हम लोग का इंटरप्शन हो रहा है, आर्क इंटरप्शन हो रहा है, ठीक है। क्योंकि आर्क को हम लोगों ने यहाँ पे इंटरप्ट किया है और यहाँ पे यानी जहाँ पे हम लोग रिकवरी वोल्टेज देखने को मिल जाए तो इस इंस्टेंट पे हम लोग कहेंगे भाई कि आर्क मेरा एक्सटिंक्शन हो चुका है, यानी बुझ चुका है, खत्म हो चुका है, एक्सटिंग्विश हो चुका है, ठीक है ना, समझ में आया। तो हम लोग कहेंगे भाई कि ये जो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज है ये रिकवरी वोल्टेज ही है, लेकिन ये उस इंस्टेंट का वोल्टेज है जिस इंस्टेंट पे मैंने आर्क को क्या किया हुआ है? इंटरप्ट किया हुआ। भाई क्लियर हुआ? तो इसी इंस्टेंट पे देखें ना, इस इंस्टेंट पे जो हम लोग वोल्टेज देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऐसे ये एरो गलत दिया हो भाई, यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे अगर आप इस इंस्टेंट के हिसाब से देखेंगे तो आपका जो एक्चुअल में होगा ना ये यहाँ पे होगा, ये वाला वोल्टेज, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। क्लियर हुआ? तो ये एक इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होता है भाई। और ये किस इंस्टेंट का वोल्टेज है? जिस इंस्टेंट पे आपने आर्क को एक तरीके से क्या किया हुआ है? इंटरप्ट किया हुआ है, यानी आर्क के रास्ते में बाधा डाला है। ओके, और रिकवरी वोल्टेज क्या होता है? रिकवरी वोल्टेज भाई एक इंस्टेंट पे ही वोल्टेज है, मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट का ही वोल्टेज है। किस इंस्टेंट का? उस इंस्टेंट का जिस पे आपका आर्क पूरा का पूरा बुझ चुका है, ठीक है ना भाई। तो जिस इंस्टेंट पे आर्क फाइनली मेरा एक्सटिंग्विश हो जाए वहां पे जो वोल्टेज देखने को मिलता है उसको रिकवरी वोल्टेज बोलते हैं। दूसरा डेफिनेशन, जिस इंस्टेंट पे आपने आर्क को इंटरप्ट किया भाई, उस इंस्टेंट पे जो भी मेरे को वोल्टेज देखने को मिलेगा उसको हम लोग एक्टिव रिकवरी वोल्टेज बोलते हैं। और एक्टिव रिकवरी वोल्टेज से लेकर के रिकवरी वोल्टेज तक के बीच में जो आपको यहाँ पे ऑसिलेशन देखने को मिल रहा है वोल्टेज का, इसको हम लोग रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज बोलते हैं, फिर ट्रांजिएंट वोल्टेज बोलते हैं भाई। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक्टिव रिकवरी वोल्टेज को भाई थोड़ा सा मैथमेटिकली समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग को यहाँ पे मैथमेटिकली समझना भाई, है ना, लिखा है ना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर एक्टिव रिकवरी वोल्टेज इन अ 3-फेज सर्किट। तो हम लोग का भाई जो पहला फॉर्मूला है ना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। पहला फॉर्मूला मेरा ये, यानी एक्टिव रिकवरी वोल्टेज इक्वल टू Vm sin phi। ये कहाँ से आता है भाई? इस पे पहले बात करते हैं, उसके बाद इसको समझ लिया आपने तो भाई हम लोग को फिर ये वाला समझना होगा। इसको करते हैं एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। एक्टिव रिकवरी वोल्टेज में K1, K2, K3 ये कांस्टेंट टर्म्स होते हैं भाई, जो अलग अलग फैक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है। K1 क्या है, K2 क्या है, K3 क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे। और बाकी आपका Vm sin phi के लिए अभी इस पर बात करते हैं कहाँ से आता है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा अपने हिसाब से समझ रहे हैं भाई कि मान लेते हैं कि भाई मेरे पास एक पावर सिस्टम है। ओके, एक मेरे पास पावर सिस्टम है भाई, यहाँ पे जनरल केस लेके चल रहा हूँ। जनरल केस कहने का मतलब क्या भाई कि हम लोग का पावर सिस्टम में जनरेटर हो गया, तो जनरेटर के चलते रिएक्टेंस होगा, कुछ रेजिस्टेंस होगा, फिर ट्रांसफार्मर का रेजिस्टेंस रिएक्टेंस, ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस रिएक्टेंस, है ना। और इधर कहीं पे मान लेते हैं मेरा फॉल्ट आ चुका है। ये मेरा एक तरीके से सिस्टम का वोल्टेज है, VT से दिखा रहा हूँ भाई। तो इस पूरे नेटवर्क को भाई मैं ऐसे रिप्लेस कर सकता हूँ ना। जनरल केस कहना मतलब क्या भाई कि हम लोग यहाँ पे इसको प्योर इंडक्टिव नहीं मान के चल रहे हैं, हम लोग इसको RL नेटवर्क मान के चल रहे हैं, यानी इसमें रेजिस्टेंस भी देखने को मिलेगा और यहाँ पे रिएक्टेंस भी देखने को, लेकिन हम लोग को क्योंकि ये हाईली इंडक्टिव होता है, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है मच ग्रेटर देन होता है एज कम्पेयर टू रेजिस्टेंस के मुकाबले, ठीक है। तो ये मेरा जनरल केस हो गया। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे फॉल्ट एनालिसिस के हिसाब से सोचेंगे तो वर्स्ट केस को हम लोग लेके चलना, तो वर्स्ट केस के केस में क्या करना पड़ेगा? रेजिस्टेंस को हम लोग अवॉइड करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस भाई हम लोग के फॉल्ट करंट को क्या करता है? एक तरीके से कम करता है, कम करने का काम करता है। कैसे करता है? अभी जाके फॉल्ट एनालिसिस पढ़िए आप, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे कर रहे भाई फॉल्ट एनालिसिस, ठीक है। तो इसके हिसाब से सोचेंगे तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा? प्योर इंडक्टिव नेटवर्क दिखाना पड़ेगा,
प्योर इंडक्टिव कहना मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस को अवॉइड कर रहे हैं भाई, मेरा कुछ इस तरीके का सिस्टम देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ? तो इसमें जो मेरा फॉल्ट करंट फ्लो होगा ये भाई 90 डिग्री लैग करेगा जो भी आपका सप्लाई वोल्टेज उसके हिसाब से, और अगर आप इस इंस्टेंट को देखते हो तो इसमें जो भी फॉल्ट करंट बहेगा ये मेरा कुछ फाई एंगल से लैग कर रहा होगा। फाई कुछ भी हो सकता है क्योंकि हाईली इंडक्टिव होता है, तो आप कह सकते हैं 80 डिग्री हो सकता है, 75 डिग्री हो सकता है ना। तो जनरल केस हो गया भाई, और ये मेरा एक तरीके से स्पेशल केस हो गया यानी वर्स्ट केस के लिए। तो अभी हम लोग इस वाले केस पे थोड़ा सा काम कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे भाई सबसे पहले अपने वोल्टेज को दिखा रहे हैं। ये मान लेते हैं मेरा टाइम है, उसको थोड़ा सा हम लोग को बड़ा बनाना पड़ेगा, उसको हम लोग थोड़ा सा हटाते हैं यहाँ से भाई। देखिए ये मेरा भाई टाइम हो गया, और ये दिखा देते हैं हम लोग का ये वोल्टेज। ओके, ये मेरा वोल्टेज है, उसको मैंने रेफरेंस यानी 0 से दिखाया भाई, तो उसको मैं कह सकता हूँ ये है मेरा Vm sin ओमेगा टी, यानी टाइम एक्सिस को मैं यहाँ पे ओमेगा टी लेके चल रहा हूँ। क्लियर हुआ? अब भाई हम लोग अगर अपने फॉल्ट करंट की बात करें तो क्योंकि मेरा ये RL नेटवर्क है तो फॉल्ट करंट कुछ ना कुछ फाई एंगल लैग कर रहा होगा आपके सप्लाई वोल्टेज से। तो अगर ये मेरा 0 से स्टार्ट हुआ है, ये पाई है, ये मेरा 2 पाई है, तो भाई फॉल्ट करंट कहीं यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, इधर से कहीं से, है ना। तो इसको हम ऐसे दिखाते हैं। एक मिनट भाई, फॉल्ट करंट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है ना, थोड़ा बड़ा करके दिखा देते हैं इसको। ओके, ग्राफ सही से नहीं बन रहा। ओके, ये मेरा करंट हो गया, इसको फॉल्ट करंट आप बोल सकते हैं। तो भाई यहाँ पे देखिए ना लैग कर रहा है ना यार, ठीक है। यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, माइनस से स्टार्ट हो रहा है, तो लैग कर रहा है। ओके, तो इसे आपको देखना आना चाहिए। अब हम लोग इस पर थोड़ा सा काम करते हैं। देखिए भाई, हम लोग मान के चल रहे हैं कि भाई जो मेरा करंट है ये वोल्टेज से फाई एंगल लैग कर रहा है, ठीक है। यहाँ से कुछ ना कुछ एंगल लैग कर रहा होगा ना भाई, तो हम लोग फाई से दिखा देगा, फाई एंगल से लैग कर रहा है। तो सीधी सी बात है यार कि ये 0 है, वोल्टेज को देखिए आप, यहाँ से लेके ये पाई हो गया, फिर यहाँ से लेके यहाँ 2 पाई हो गया, और फिर आगे जाकर के यहाँ पे 3/2 पाई हो जाएगा। तो अभी 3/2 पाई नहीं भाई, इसमें और ऐड होगा, यानी पाई ऐड करना पड़ेगा इसमें। तो उसमें देखिए मेरा कहना मतलब क्या है कि भाई अगर ये मेरा फॉल्ट करंट है, ठीक है, ये मेरा अगर फॉल्ट करंट है, और अभी हम लोग सेम केस लेके चल रहे हैं भाई कि सर्किट ब्रेकर का कॉन्टैक्ट ओपन हो चुका है, आर्क लग चुका है, और हम लोग भाई उस इंस्टेंट पे एयर को ब्लास्ट करेंगे जिस इंस्टेंट पे मेरा करंट क्या हो रहा हो, नेचुरली 0 हो रहा हो। तो अब देखिए भाई कि ये जो इंस्टेंट है मेरा, इस इंस्टेंट को मैं ले लेता हूँ, इस इंस्टेंट पे क्या हो रहा है, करंट मेरा नेचुरली 0 हो रहा है ना। तो यहाँ पे अगर आप एयर ब्लास्ट करेंगे तो इस इंस्टेंट पे जो भी मेरे को वोल्टेज देखने को मिलेगा, सिस्टम वोल्टेज को आप देखिए, इस इंस्टेंट पे भाई जो भी मेरे को वोल्टेज देखने को मिलेगा, क्योंकि ARV का डेफिनेशन क्या है, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज का डेफिनेशन क्या है कि भाई ये मेरा रिकवरी वोल्टेज ही है, ठीक है, रिकवरी वोल्टेज ही है, या फिर कहीं रिकवरी वोल्टेज का ही पार्ट है। और रिकवरी वोल्टेज का मतलब क्या, रिकवरी वोल्टेज मतलब क्या, ये सिस्टम वोल्टेज होता है भाई, सिस्टम वोल्टेज। क्लियर हुआ? तो ARV का मतलब है भाई कि जिस इंस्टेंट पे आपने आर्क को इंटरप्ट किया है उस इंस्टेंट पे जो भी वोल्टेज होगा, किसका, सिस्टम वोल्टेज का, वही मेरा ARV कहलाएगा। तो इस इंस्टेंट पे आप देखिए, इस इंस्टेंट पे भाई ये मेरा वोल्टेज यानी ये मेरा मैग्नीट्यूड है भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। तो इस वोल्टेज को मैं क्या बोल दूंगा, ARV, यानी एक्टिव रिकवरी वोल्टेज, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज, ठीक है। तो इस एक्टिव रिकवरी वोल्टेज का अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो कैसे हम लोग निकालेंगे, तो हम लोग को पता है, अब उसको मैं मिटा रहा से, ठीक है। हम लोग पता भाई ये अगर डिस्टेंस 5 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 है, तो वही यहाँ पे भी देखिए ना ये 2 पाई है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 5 होगा ना। क्लियर हुआ? और ये अगर वोल्टेज को देखिए, यहाँ पे पाई, फिर ये 2 पाई है ना, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो गया, 5 हो गया, यानी यहाँ पे 2 पाई है। तो सीधी सी बात है, ये करंट का अगर मुझे इंस्टेंट देखना हो, ये इंस्टेंट क्या हो जाएगा, 2 पाई प्लस 5 भाई मेरे यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, यहाँ से देखिए ना, ये इंस्टेंट मेरा कितना है, 2 पाई है। क्लियर हुआ?
और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये फाई है, तो सीधी सी बात है मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस नहीं पता चल जाएगा बोली, है ना। तो 2 पाई प्लस फाई कर देंगे, ठीक है। तो मेरे को वो इंस्टेंट पता चल गया जिस इंस्टेंट पे करंट मेरा क्या हो रहा है, एक तरीके से जीरो हो रहा है। कौन सा इंस्टेंट है भाई, ये आपका ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई प्लस फाई, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं भाई एट टी इक्वल टू, या फिर कहीं एट ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई प्लस फाई क्या हो रखा है, आई जो है मेरा जीरो हो चुका है। या फिर इसको अगर हम लोग लैंग्वेज के रूप में लिखे भाई तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आर्क इंटरप्टेड, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं आर्क इंटरप्टेड, यानी आर्क का जो इंटरप्शन हो रहा है भाई कब करते हैं, एट आई इक्वल टू जीरो, यानी जब मेरा करंट एक तरीके से जीरो होता है उसी इंस्टेंट पे हम लोग आर्क को इंटरप्ट करते हैं। और अपने इस वेवफॉर्म के हिसाब से आई मेरा कब जीरो होगा भाई, किस इंस्टेंट पे जीरो हो रहा है, एट ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई प्लस फाई। सही बात है ना। तो इस इंस्टेंट पे जो भी मेरे को वोल्टेज देखने को मिलेगा वही वोल्टेज मेरा क्या कहलाता है, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज कहलाता है भाई, है ना। तो इस इंस्टेंट का मुझे क्या चाहिए, इस इंस्टेंट का मुझे भाई वोल्टेज चाहिए, है ना। इस इंस्टेंट पे जो भी मेरे को वोल्टेज देखने को मिलेगा तो मुझे ये वाला वोल्टेज चाहिए। जैसे ये वोल्टेज देखिए ना भाई वेरी करते हुआ आ रहा है, ये बदलते आ रहा है ना। जीरो था, फिर धीरे धीरे मैक्सिमम हुआ, फिर धीरे धीरे जीरो हुआ, फिर नेगेटिव में मैक्सिमम गया, फिर ये धीरे धीरे जीरो हुआ, फिर ये पॉजिटिव में धीरे धीरे यहाँ पहुंचा। तो इस पॉइंट का मेरे को वोल्टेज चाहिए भाई, क्लियर हुआ। और जो भी मेरा वोल्टेज आएगा वही मेरा एक्टिव रिकवरी वोल्टेज होगा। तो भाई मेरे को ऑलरेडी ये जो वोल्टेज का इक्वेशन है ये मेरे को ऑलरेडी पता है ना, कि भाई मेरा जो वोल्टेज है क्या है, Vm साइन ओमेगा टी है भाई। तो मेरे को किस इंस्टेंट पे देखना है वोल्टेज, मेरे को एट यानी ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई प्लस फाई पे देखना है। यानी ओमेगा टी की जगह मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, ये पुट करना पड़ेगा, क्योंकि इस इंस्टेंट पे मेरा करंट जीरो हुआ, जहां पे करंट मेरा जीरो होता है यहीं पे हम लोग आर को इंटरप्ट करते हैं, और जहां पे आर को इंटरप्ट किया जाता है वहां पे जो वोल्टेज मिलता है उसी को हम लोग एक्टिव रिकवरी वोल्टेज बोलते हैं। तो हम लोग कहेंगे भाई कि जो मेरा Vt होगा किस इंस्टेंट पे, एट ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई प्लस फाई वाले इंस्टेंट पे। तो भाई यहाँ पे पुट कर देते हैं Vm साइन ओमेगा टी की जगह क्या पुट कर दूं मैं, 2 पाई प्लस फाई। क्लियर हुआ। और हम लोग को पता है भाई, इसको अगर मैं ऐसे ओपन करके लिखूं भाई, ये 2 पाई है ना, 2 पाई का मतलब क्या, 360। ओके, तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉपर्टी पता होगा भाई, तो जैसे आपका 90 है ना, 90 और आपका 180, ठीक है, 180 नहीं भाई 270, ठीक है। 90 और 270 क्या होता है आपका, चेंज होता है, यानी साइन कॉस में, कॉस साइन में इस तरीके बदलता है ना। लेकिन भाई अगर हम लोग बात करें, 360 हो गया और आपका 180 हो गया, इनमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता। तो 2 पाई का मतलब क्या है, 2 पाई क्या है, रेडियन है भाई। तो इसको अगर हम लोग डिग्री में देखें क्या हो जाएगा, हम लोग को पता है 1 रेडियन इक्वल टू क्या होता है आपका 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई, यानी 180 बटा पाई। तो 1 रेडियन में इतना, तो भाई 2 पाई रेडियन में क्या हो जाएगा आपको बताइए, 180 बटा पाई गुना 2 पाई करते हैं तो कट जाए, कितना हो जाए आपका 360, ठीक है। यानी ये क्या है, 360 डिग्री है भाई। अगर नहीं समझ में आता है ऐसे तो ऐसे लिखिए, क्या हो जाएगा साइन 360 प्लस फाई। इसका मतलब क्या, 360 तो चेंज होता ही नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, और 360 प्लस फाई क्या हो जाएगा आपका, है ना। 360 मतलब क्या, एक पूरा चक्कर भाई, और फाई और जोड़ देंगे, इसमें मतलब क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पहुंचेंगे हम लोग, ठीक है। तो अगेन हम लोग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव भी रहेगा ये। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सीधे सीधे इसको हम लोग लिख सकते हैं Vm साइन, और 360 तो समझिए ना, ये ट्रिग्नोमेट्री है, सीधे सीधे साइन फाई के बराबर हो जाएगा भाई। मेरे 360 डिग्री मतलब क्या, ये पूरा 360 डिग्री हुआ, इसमें फाई और जोड़ेंगे इसमें फिर से हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ गए ना। और 360 का भी चेंज नहीं होता है भाई, ठीक है, नो चेंज, इसलिए साइन का साइन ही रह जाएगा। तो ये 2 पाई प्लस फाई क्या हो जाएगा मेरा, साइन फाई के बराबर हो जाएगा। तो भाई आपने देखा कि भाई इस इंस्टेंट पे, यानी एट ओमेगा इक्वल टू 2 पाई प्लस फाई वाले इंस्टेंट पे जो मेरा वोल्टेज आए कितना है, ठीक है। तो यही वोल्टेज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ARV, यानी एक्टिव रिकवरी वोल्टेज, समझे। तो ARV जब भी आपसे पूछेगा तो क्या होता है, Vm साइन फाई के बराबर होता है भाई। क्लियर हुआ।
तो यही चीज़ आपके बुक में यहाँ पे मेंशन किया गया है, इसमें नहीं बताया गया भाई, इस वाले पेज पे थे ना। तो ये वोल्टेज का फॉर्मूला कहाँ से आता है भाई, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा इस वाले फार्मूले पे आते हैं, ठीक है। ये मेरा स्टैंडर्ड फार्मूला है भाई, इसमें क्या लिखा हुआ है, इन जनरल द एक्टिव रिकवरी वोल्टेज कैन बी गिवन एज K1 K2 K3। यहाँ पे हम लोग को समझना है K1 K2 K3 क्या होता है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए K1 के बारे में क्या लिखा हुआ है कि भाई K1 क्या है, ये मेरा आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो कंपोनेंट आता है उसको हम लोग K1 बोलते हैं। तो आर्मेचर रिएक्शन वाले कंपोनेंट को पहले समझते हैं भाई, K1 क्या होता है इस पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। यानी अभी हम लोग काम कर रहे हैं ARV का जनरल फार्मूला, ठीक है। जनरल फार्मूला क्या है आपका, ये आपका K1 K2 K3 और ये हो जाए आपका Vm sin phi। तो सबसे पहले हम लोग K1 के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है, 4 K1। तो इसमें भाई हम लोग आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को दिखाते हैं, ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट। और क्योंकि हम लोग का भाई यहाँ पे डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट देखने को मिलेगा ना, क्योंकि हम लोग का हाईली इंडक्टिव सर्किट है भाई, ओके। तो जैसे हम लोग का फॉल्ट आता है, तो फॉल्ट आते क्या हो रहा है, आपके आर्मेचर के अंदर भाई जो करंट फ्लो होता है वो क्या करेगा, 90 डिग्री, यानी जो भी आपका EMF इंड्यूस्ड हो रहा है, अगर आपको याद होगा भाई ये मेरा फील्ड MMF होता था, है ना, फिर ये जो फील्ड फ्लक्स होता था, फील्ड फ्लक्स हो गया, इससे 90 डिग्री जो EMF इंड्यूस्ड करता था, लैग करता था, है ना। और अब भाई इस, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्योर इंडक्टिव लेके चलेंगे तो सीधी जी बात है, जो इंड्यूस्ड EMF होगा इससे क्या होगा, 90 डिग्री लैग करेगा, है ना, जो भी मेरा करंट आएगा, है ना, हमारे फॉल्ट करंट या फिर आर्मेचर करंट बोलेंगे, यही फॉल्ट करंट भी बनेगा भाई, है ना। तो सीधी सी बात है यार, 90 डिग्री लैग कर रहा है, तो यहाँ पे इस करंट के चलते मेरा एक फ्लक्स बनेगा जिसको हम लोग फाइए बोलते थे। तो ये मेरा फील्ड फ्लक्स और ये जो मेरा आर्मेचर के चलते फ्लक्स है, दोनों एक दूसरे पे 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है ना, नहीं डायरेक्ट क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे भाई। तो इसको हम लोग बोलते हैं डीमैग्नेटाइजेशन, ठीक है, फिर डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो मेरा नेट वोल्टेज है, सॉरी जो नेट फ्लक्स है भाई, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर आपने सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा होगा भाई, है ना, डीसी जनरेटर भी अगर आपने पढ़ा होगा, तो हम लोग पता ना जो इंड्यूस्ड EMF होता है क्या होता है, phi ZNP डिवाइडेड बाय 60 है। तो यहाँ पे देखना ना, जो EMF है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है फ्लक्स के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए नेट फ्लक्स ही मेरा कम हो गया, तो सीधी सी बात है जो EMF इंड्यूस्ड हो रहा होगा वो भी कम हो जाएगा, समझे। तो जो K1 है, ये K1 क्या है भाई मेरा, ये आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को दिखाता है कि भाई जैसी फॉल्ट आएगा आपके सिस्टम में, तो सीधी सी बात है करंट मेरा काफ़ी लैगिंग नेचर का होगा, तो उसके चलते मेरे को यहाँ पे डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो उसके चलते मेरा नेट फ्लक्स कम हो जाएगा, उसके चलते मेरा EMF भी कम हो जाएगा। और EMF मतलब क्या, मेरा सिस्टम वोल्टेज, ठीक है, सिस्टम वोल्टेज। और सिस्टम वोल्टेज को ही भाई हम लोग क्या बोलते हैं, रिकवरी वोल्टेज, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ठीक है। तो रिकवरी वोल्टेज भी मेरा कम हो जाएगा भाई। और रिकवरी वोल्टेज का ही क्या है, रिकवरी वोल्टेज का ही हिस्सा है भाई आपका एक्टिव रिकवरी वोल्टेज, क्लियर हुआ, क्योंकि इसी के अंदर ना आता है ना एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। तो K1 आपको समझ में आ गया होगा भाई, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है K1 क्या है मेरा, लिखा ना, K1 इज द डीमैग्नेटाइजिंग फैक्टर ड्यू टू विच द रिकवरी वोल्टेज विल बी लेस देन द सिस्टम वोल्टेज। अभी जस्ट बताया भाई कि रिकवरी वोल्टेज मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो K1 को अगर हम लोग डिफाइन करें तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई आपका टोटल जो आपका सिस्टम वोल्टेज है उसका कितना हिस्सा, मतलब वही है भाई, ये तो समझने वाली बात है ना, ऐसा कुछ पॉइंट में वैल्यू आएगा, क्योंकि हम लोग का रिकवरी वोल्टेज हमेशा छोटा होगा, है ना, ऊपर वाला कम है नीचे वाला बड़ा है, तो सीधी तो पॉइंट में आएगा, यानी लेस देन 1 आएगा हमेशा। तो ये हो गया K1 फैक्टर भाई। यानी आप कह सकते हैं कि भाई जो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज है ये सबसे पहले तो आर्मेचर रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, पहला फैक्टर आपको समझ में आ गया। अब दूसरे फैक्टर के ऊपर आते हैं भाई। दूसरा फैक्टर क्या है, K2 क्या है भाई, इज अ कंडीशन, और इसी को हम लोग फेज फैक्टर बोलते हैं, यहाँ पे नाम पकड़ लीजिए, फेज फैक्टर, या फिर इसी को भाई हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग एक और नाम से, अलग अलग बुक पढ़ेंगे ना तो अलग अलग बुक में भाई अलग अलग नाम लिखा रहता है। इसी को भाई हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पोल टू
clear first pole to clear factor। ओके, अभी क्या होता है इस पे बात करेंगे, फिर फेज फैक्टर क्या होता है इस पे हम बात करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, मतलब ये टाइप्स ऑफ फॉल्ट के ऊपर पे डिपेंड करता है भाई, ठीक ना। एलजी फॉल्ट आया है या फिर कहिए अनग्राउंडेड फॉल्ट है। अनग्राउंडेड फॉल्ट मतलब लाइन टू लाइन फॉल्ट हो गया या फिर ट्रिपल एल फॉल्ट हो गया है ना, यानी जिसमें आपका ग्राउंडेड नहीं होगा भाई फॉल्ट के अंदर। तो वही लिखा हुआ है, दैट इज इट डिपेंड ऑन द कंडीशन वेदर द सिमेट्रिकल फॉल्ट इज ग्राउंडेड और नॉट, ठीक है। यानी ग्राउंडेड है या नहीं अभी बात करेंगे, समझ में आ जाएगा। इट्स वैल्यू इज यूनिटी, अगर आपका ग्राउंडेड होगा तो उसका वैल्यू यूनिटी होता है, यानी K2 का जो वैल्यू होगा भाई 1 के बराबर होगा अगर LG फॉल्ट है, और वही अगर आपका LG फॉल्ट नहीं है, ठीक है, तो K2 का वैल्यू कितना होता है 1.5 हो जाएगा। तो अभी हम लोग बात करते हैं, और K3 क्या होगा उस पर हम लोग लास्ट में आएंगे भाई। थोड़ा सा हम लोग नोट्स के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं। सबसे पहले भाई यहाँ पे जो नाम लिखा है ना, फर्स्ट पोल टू क्लियर फैक्टर है ना, पोल टू क्लियर फैक्टर क्या होता है इस पर पहले पढ़ी, इसी पे पहले रहता है। यहाँ पे भाई एक डायग्राम बना होगा, देखिए यहाँ पे आइए, है ना, लिखा है ना इफेक्ट ऑफ फॉल्ट ऑन रिकवरी वोल्टेज, यानी किस तरीके का फॉल्ट हुआ है आपका सिस्टम में, उस पे आपका भाई K2 का वैल्यू डिपेंड करता है। फिर कहिए K2 का वैल्यू रिकवरी वोल्टेज के फॉर्मूले में आ रहा है, नहीं, रिकवरी वोल्टेज का भी वैल्यू किस, तो कहना मतलब भाई यार इफेक्ट ऑफ फॉल्ट ऑन रिकवरी वोल्टेज, ठीक है, या फिर कहिए एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। यहाँ पे देखिए भाई हम लोग का जो सर्किट ब्रेकर है, ये सर्किट ब्रेकर दिखाया इस तरीके से, ठीक है ना, और 3 फेज में होता है ना पूरा पावर सिस्टम, तो तीनों फेज जनरेटर का दिखा दिया, RYB 3 फेज दिखा दिए, क्लियर हुआ। और यहाँ पे एक सर्किट ब्रेकर, यहाँ पे एक सर्किट ब्रेकर, यहाँ पे एक सर्किट ब्रेकर लगा हुआ। पहले LG फॉल्ट के लिए आते हैं, LG फॉल्ट के लिए आते हैं, फिर लाइन वाले फॉल्ट पे आएंगे। ओके, तो उसके लिए थोड़ा सा नोट्स के साथ सिंक्रोनाइज होता है भाई। यहाँ पे देखिए आप, थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये भाई मेरा एक स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर है, ठीक है, और ये इनके वाइंडिंग हो गए, और इसको थोड़ा सा ग्राउंडेड दिखा दे रहा हूं मैं। यहां पे मेरा पहला सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, ठीक है, पहला सर्किट ब्रेकर हो गया, दूसरा सर्किट ब्रेकर हो गया, तीसरा सर्किट ब्रेकर हो गया, ठीक है। और अभी मान लेते हैं सारे के सारे क्लोज हैं, यानी हेल्दी है, सारे के सारे काम कर रहे हैं भाई अभी, ठीक है, सारा का सारा हेल्दी है। अब अचानक से मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ भाई किसी एक फेज में LG फॉल्ट आ गया, ठीक है, LG फॉल्ट आ गया, सीधी सी बात है, LG फॉल्ट आ गया, सीधे यहाँ पे ग्राउंडेड करेंगे तभी तो भाई ये ग्राउंडेड यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा ना, समझ के बात को, ये पूरा पूरा पाथ बनेगा। यहाँ पे अगर हम लोग पाथ को दिखाएं तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे ग्राउंडेड हो गया, यानी यहाँ से होते हुए सीधे सीधे क्या हो जाएगा, जैसे करंट अगर ऐसे फ्लो हो रहा है ऐसे 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 ऐसे, और ये ग्राउंडेड हो चुका है, तो भाई फिर इधर से करंट मेरा निकलेगा, ठीक है, समझे। तो इस तरीके से आपका ये इस तरीके से फ्लो होगा। तो कैसे मेरा पाथ बन रहा है भाई, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो अभी इसको थोड़ा स्टडी करने से पहले यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले भाई देखिए, इस पर हम लोग आते हैं, ये होता है क्या, इस पर आएंगे। पहले समझिए भाई 3 फेज है ना, तो VA हो गया, VB हो गया और VC हो गया। भाई VA को मैं रेफरेंस मान के चल रहा हूँ, क्योंकि भाई ये VA है तो इससे फिर ये VB हो जाएगा, फिर ये है ना 120 का फेज शिफ्ट होता है ना सब में, क्लियर हुआ। तो VA को मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ VM साइन ओमेगा t प्लस 0 डिग्री भाई, ओके। VB को मैं बोल रहा हूँ VM साइन, ये 120 डिग्री लैग कर रहा होगा, ओमेगा t माइनस 120, और VC को मैं बोल रहा हूँ भाई VM साइन ओमेगा t, अब भाई इससे 120 डिग्री लैग कर रहा है, या फिर कहिए, तो कहना मतलब क्या ना, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक भाई 120 डिग्री हो गया है ना, लैग कर रहा है। अब एंटी क्लॉकवाइज दिखा रहा है तो माइनस लाइन का मतलब नहीं है फिर, है ना, आप इसी कहीं 120 डिग्री लैग कर रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाता है आपका 240 डिग्री माइनस 240 डिग्री। लेकिन भाई अगर आप ऐसे देखेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेके चलते, तो यहाँ से लेके यहाँ चलें तो भाई प्लस 120 हो जाएगा ना, यानी माइनस 240 को हम लोग 120 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये लिखा जाता है, ठीक है। तो ये तो मेरा वोल्टेज हो गया भाई, VA VB VC 120 के फेज शिफ्ट पे हैं। अब हम लोग यहाँ पे प्योर इंडक्टिव सर्किट लेके चल रहे हैं, नहीं जनरल केस लेके नहीं चल रहे भाई, हम लोग यहाँ पे वर्स्ट केस सिचुएशन को लेके चल रहा है, ताकि हम लोग का यहाँ पे इजी बने कैलकुलेशन। देखिए अब हम लोग बोलेंगे भाई कि ये फेज A है, तो फेज A के चलते भाई इसमें करंट जो बह रहा होगा
वो मेरा क्या हो जाएगा, फेज ए का करंट होगा। तो यहाँ पे हम लोग दिखाए आई ए, है ना, आई ए हो गया भाई। और क्योंकि ये प्योर इंडक्टिव ब्रांच है, देख रहे हो ना, प्योर इंडक्टिव ब्रांच, तो सीधी आई ए क्या होगा, इस वोल्टेज से क्या होगा, 90 डिग्री लैग करेगा भाई। तो वोल्टेज मेरा क्या है, ओमेगा टी प्लस 90 पे है, तो सीधी सी बात है, सीधी सी बात, वी ए अगर भाई मेरा ऐसे है, ये वी ए है, तो आई ए क्या हो जाएगा, इससे 90 डिग्री लैग कर जाएगा, ये मेरा आई ए होगा, है ना। तो इसको इक्वेशन में लिखना कैसे लिखेंगे, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, क्योंकि ये ओमेगा टी प्लस 0 पे है भाई, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री लैग कर गया। उसी तरीके से देखिए वी वी के चलते ये आपका वोल्टेज है, तो करंट जो होगा भाई ये खुद कितने पे है, -120 पे, तो भाई करंट क्या हो जाएगा, -120 से और लैग कर जाएगा, यानी -120 पे तो वोल्टेज था, इसमें -90 और कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, ये -210 हो जाएगा, दोनों को जोड़ी ना भाई, -210 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा फेज बी का करंट आ गया, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 210। उसी तरीके से अगर आप सी को देखें, ये खुद कितने पे है, ओमेगा टी प्लस 120, तो भाई इसमें 90 डिग्री और माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 30 बचेगा ना, 120 में से 90 माइनस कीजिए भाई, करंट लैग कर रहा है तो कितना 30 बचेगा। तो ये हो गया मेरा आई सी इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इधर वोल्टेज दिखा दिया भाई, और इधर हम लोगों ने करंट को दिखा दिया। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे इस वाले लाइन के ऊपर, फर्स्ट पोल टू क्लियर फैक्टर क्या होता है। फिर फर्स्ट पोल का मतलब क्या भाई, देखिए जब हम लोग स्विच पढ़ते हैं, है ना, तो स्विच में क्या होता है भाई, जैसे ये जो है ना, इसको हम लोग पोल बोलते हैं भाई, क्लियर हुआ, और जिस पे ये लगता है इसको हम लोग थ्रो बोलते हैं, क्लियर हुआ। तो फर्स्ट पोल का मतलब क्या है भाई, कि मान लेते हैं हम लोगों ने, जैसे यहाँ पे आइए, यहाँ भाई मान लेते हैं हम लोग का फॉल्ट आ गया ए फेज में फॉल्ट आ चुका है, और फॉल्ट आते ही हम लोग क्या होगा, इसमें जो करंट बहेगा भाई अचानक से बढ़ जाएगा, है ना, अचानक से बढ़ेगा। और हम लोग को पता है भाई, ऊपर वाले करंट में फेज शिफ्ट को आप लेके चलिएगा। सबसे पहले भाई हम लोग को पता है, देखिए ना, ये 90 डिग्री पे है भाई, इससे फिर ये 120 डिग्री लैग कर रहा है, फिर इससे भी फिर ये 120 डिग्री लैग है, यानी इनके बीच में भी क्या है, 120 का फेज शिफ्ट है, समझे। तो अभी आप देखिए हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया भाई एलजी फॉल्ट आ गया, तो मेरा ये कुछ इस तरीके का कंप्लीट पाथ बन रहा है, ठीक है, यहाँ से फिर निकल रहा है। तो इसमें अगर हम लोग देखें, देखिए यहाँ पे लिखा ना, फॉर फेज ए फेज के लिए अभी हम लोग काम कर रहे हैं, आई ए इक्वल टू 0 एट, क्योंकि भाई हम लोग को यहाँ पे ए आर वी देखना है, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। एक्टिव रिकवरी वोल्टेज का मैंने क्या डेफिनेशन बताया भाई, कि जिस इंस्टेंट पे हम लोग आर को इंटरप्ट करते हैं, उसी इंस्टेंट पे भाई जो भी मेरा वोल्टेज होगा उसी को हम लोग ए आर वी बोल रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए कि भाई अगर हम लोग फेज ए में देख रहे हैं, भाई यहाँ पे मेरा फॉल्ट आ चुका है, तो फेज ए का ये करंट है, सही बात है। तो मेरे को भाई पहले देखना है कि भाई ये करंट जो है किस इंस्टेंट पे 0 होगा। आई ए इक्वल टू है मेरा आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, है ना। तो भाई मेरे को देखना है भाई ये करंट जो है किस इंस्टेंट पे 0 होगा। तो अगर मुझे 0 कहना मतलब क्या, साइन को अगर मैं पूरे टर्म को 0 बना दूं, भाई सोचना सीखिए पहले, इस पूरे टर्म को अगर मैं 0 बना दूं तो साइन 0 क्या होता है, 0 के बराबर होता है, 0 से मल्टीप्लाई पूरा टर्म मेरा 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मेरे को इस पूरे टर्म को यानी ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री को क्या करना है, 0 बना देना है भाई, समझे। अगर ये 0 बन गया तो साइन 0 0 और आई एन से मल्टीप्लाई तो 0 ही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आप देखिए कि भाई मेरे को ओमेगा टी का वैल्यू क्या मिलेगा, ओमेगा टी माइनस 90 इक्वल टू 0, तो 90 उधर चला जाएगा, है ना, ये तो प्लस में हो जाएगा। नहीं एट ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ओमेगा टी का वैल्यू जब 90 डिग्री होगा भाई, वहाँ पे मेरा ये क्या हो जाएगा, करंट 0, क्योंकि भाई ओमेगा टी इक्वल टू यहाँ पे 90 पुट कर देंगे, वैल्यू आ गया ना ओमेगा टी इक्वल टू 90, है ना। तो भाई यहाँ पे जब आप ओमेगा टी की जगह यहाँ 90 पुट कर देंगे, 90 पुट कर दिए, तो प्लस में माइनस में दोनों कट जाएगा, कटते क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे को इंस्टेंट पता चल गया भाई करंट मेरा कब 0 होगा, ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री पे मेरा 0 होगा भाई। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई आई ए जो है मेरा 0 है कब, एट ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तो जैसे ही मतलब इस इंस्टेंट पे मेरा करंट 0 हो गया, आई ए मेरा 0 हो गया भाई, तो इसी इंस्टेंट पे क्या कर रहे हो हम लोग, इंटरप्ट कर रहे होंगे, है ना, आर का इंटरप्ट हो रहा होगा फेज ए में, समझ में आया। तो भाई ये कैसे निकाला, तो ये चीज़ बताया गया भाई ओमेगा टी इक्वल टू 90, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए
हम लोग का भाई जो करंट का इक्वेशन है ए फेज का, यहाँ पे लिख दिया आई ए, आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा भाई, आई एम साइन ओमेगा टी, यहाँ पे पुट कर दिया 90 माइनस 90 है ना, ओमेगा टी का वैल्यू बस डाल दिया भाई, जीरो आ गया है ना। अब यहाँ पढ़िए क्या लिखा हुआ है, एट दिस कंडीशन, यानी इस इंस्टेंट पे भाई, ठीक है, एट दिस इंस्टेंट आवर सिस्टम वोल्टेज मतलब तीनों फेज के वोल्टेज पे क्या क्या असर देखने को मिलेगा, ये हम लोग देखते हैं भाई। तो सबसे पहले, क्योंकि भाई हम लोग यहाँ पे देखिए ओमेगा टी इक्वल टू कितना पुट किया हम लोगों ने, किस इंस्टेंट पे देख रहे हैं भाई, ओमेगा टी इक्वल टू 90 पे। भाई अब इसको वेव फॉर्म से बताना बहुत मुश्किल है ना यार, क्योंकि तीनों वोल्टेज दिखाना पड़ेगा, फिर तीनों करंट दिखाना पड़ेगा। मतलब हम लोग यहाँ पे ओमेगा टी इक्वल टू 90 इंस्टेंट पे देख रहे हैं एक तरीके से। तो ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री इंस्टेंट पे क्या हो रहा है, एक तरीके करंट मेरा जीरो हो गया। लेकिन भाई अब देखते हैं कि भाई ओमेगा टी का वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पुट करते हैं, है ना, हर एक मतलब वही है, इसी इंस्टेंट पे हम लोग अपने सारे वोल्टेज को भी देख रहे हैं। तो भाई देखिए हम लोग सबसे पहले इस वोल्टेज को देखें, है ना, ए फेज के वोल्टेज को देखें तो क्या हो जाएगा बताइए, वी ए इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी के जगह क्या पुट करेंगे 90, और साइन 90 क्या होता है 1 के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, वी ए जो है मेरा वी एम के बराबर है। अगला देखिए वी बी क्या हो जाएगा आपका, वी एम साइन ओमेगा टी यानी 90 माइनस 120। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 30 डिग्री बचेगा, और माइनस साइन है तो माइनस बाहर आ जाता है भाई, ठीक ना। और साइन 30 का कितना हो जाएगा 1/2, यानी क्या हो जाएगा आपका Vm/2। क्लियर हुआ। लेकिन ये आगे नेगेटिव लग गया, इसका मतलब क्या, ये Va का जो भी पोलैरिटी होगा उसका जस्ट अपोजिट पोलैरिटी का ये होगा। Vc की अगर बात करें, क्या है Vc आपका, Vm साइन ओमेगा टी की जगह भाई 90 पुट कर देना, 90 प्लस कितना हो जाएगा 120। तो उसको अगर आप जोड़ेंगे तो Vm साइन कितना हो जाएगा भाई ये 210, और साइन 210 अगर आप निकालते हैं तो इसका वैल्यू यहाँ पे देखिए डायरेक्ट लिख दिया है मैंने, ये आ जाएगा माइनस Vm/2, इसका वैल्यू वही आएगा भाई। क्लियर हुआ। और इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, 210 है ना भाई, तो 180 हो गया, 180 में 30 जोड़ेंगे तो भाई कितना हो जाएगा 210, तो मेरा टोटल 90 होता है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 जोड़ दिया तो इधर कितना हो जाएगा 60, यानी इधर 60 बचेगा और इधर 90 है, तो 60 और 90 कितना हो जाएगा आपका 150, ठीक है, मतलब वही आएगा भाई, ठीक ना। और माइनस में ही आएगा इसका वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने इस इंस्टेंट पे एट ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री पे वी ए का वैल्यू निकाल लिया, वी एम के बराबर, लेकिन आगे प्लस है, ठीक है। वी बी का वैल्यू माइनस Vm/2 और वी सी का वैल्यू माइनस Vm/2। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, इस वाले डायग्राम को देखें अगर, तो भाई यहाँ पे देखिए ये माइनस है प्लस है, ठीक है, क्योंकि इसको मैंने प्लस माना, इसको रेफरेंस मानेगा, तो सीधी सी बात है जो बी फेज है वो सी फेज है, उसका क्या हो जाएगा पोलैरिटी चेंज हो जाएगा भाई, ठीक है, पोलैरिटी चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि भाई माइनस में आ गया ना, इधर माइनस लग गया था, इसका मतलब क्या, अगर यहाँ पे आपने माइनस दिखाया है, न्यूट्रल जहाँ पे है वहाँ पे माइनस है, इसका क्या हो जाएगा जस्ट उल्टा, ये प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, फ्लिप हो जाएगा भाई पोलैरिटी एक तरीके से। क्लियर हुआ। ये भी Vm/2। तो ये तो मेरा किसके लिए हो गया, LG फॉल्ट के लिए हो गया। और यहाँ पे आप देखिए कि भाई जो मेरा, देखिए यहाँ पे आते हैं अब हम लोग, यहाँ तक तो कर ही लिया ना हम लोगों ने, यहाँ पे आते हैं भाई LG फॉल्ट के लिए, यानी यहाँ पे ग्राउंड टू ग्राउंड अगर हम लोग KVL लगाते हैं, ठीक है, एक हम लोग डायग्राम सही से बनाते हैं। यहाँ पे पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है पेन से, यहाँ पे भाई थोड़ा डायग्राम आप सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। और एक चीज़ आपको मैं क्लियर बताता रहा हूँ, ठीक है, इसको ओपन मान के चलिए आप यहाँ पे, ठीक है, ओपन हो जाएगा मेरा, ठीक है ना, ये ओपन रहेगा भाई, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया हुआ एक तरीके से आर्क को इंटरप्ट किया ना। और अभी जो भी हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं ऊपर में भाई, ये हम लोग किसके लिए है, जो भी हम लोगों ने एक्टिव रिकवरी वोल्टेज का जो फार्मूला डिफाइन किया, इसमें जो आपका फैक्टर आ रहा है K1 क्या होता है, K2 क्या होता है, K3 क्या होता है ना, इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो K2 के ऊपर काम कर रहे हैं अभी भाई, क्लियर हुआ ना। तो K2 जो है ये मेरा टाइप्स ऑफ फॉल्ट पे डिपेंड करता है भाई। तो फर्स्ट केस हम लोगों ने क्या लिया हुआ यहाँ पे LG फॉल्ट। तो LG फॉल्ट में भी देखा भाई आपने कि यहाँ पे भाई
हम लोग जैसे ही करंट जीरो हुआ उस इंस्टेंट पे हम लोगों ने क्या किया, आर्क को एक तरीके से इंटरप्ट किया, तो सर्किट ब्रेकर तो वहाँ पे ओपन हो गया होगा ना। तो यहाँ का हम लोग को पोटेंशियल चाहिए प्लस माइनस, ठीक है, ये ग्राउंडेड जीरो हो जाएगा, इधर में हायर पोटेंशियल होगा ना। तो क्योंकि ओपन है तो सीधी सी बात है, जो इधर का वोल्टेज वही वोल्टेज यहाँ पे भी तो देखने को मिलेगा ना भाई। तो कॉमन सेंस से भी आप समझ सकते हैं कि भाई जो मेरा VCB होगा वो क्या हो जाएगा, VM के बराबर होगा। कोई दिक्कत? अब हम लोग सेकंड केस में आ रहे हैं भाई। सेकंड केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लाइन टू लाइन फॉल्ट लेकर के चल रहे हैं। ओके, तो इस केस में अगर हम लोग डायग्राम देखें, यहाँ पे बुक में आपका बेटर तरीके से डायग्राम दिखाया गया भाई। एक मिनट, इस पेज को हम लोग ओपन करते हैं। देखिए, इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से। अभी हम लोग का सेकंड केस चल रहा है। LG फॉल्ट में तो देख लिया भाई कि जो मेरा सिस्टम का वोल्टेज है वही मेरे को सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट पे भी देखने को मिल रहा है ना, जैसे ही मेरा आर्क एक तरीके से बुझ रहा है वहां पे। देखिए, अभी हम लोग सेकंड केस पे आ रहे हैं जिसमें हम लोगों ने क्या लिया हुआ है कि भाई लाइन टू लाइन फॉल्ट ले रखा है हम लोगों ने। ओके, यहाँ पे ट्रिपल L लिया हुआ है, ऐसे डबल L लेके चलेंगे तो ज़्यादा इजी होगा भाई हम लोग के लिए। थोड़ा सा मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ। और जो हम लोगों ने पहले कैलकुलेशन किया हुआ था ना भाई, ओके, यहाँ पे दिखा देते हैं स्विच पहले कि भाई ये क्लोज है पूरा का पूरा। ओके, और यहाँ पे भाई अचानक से जो है हम लोग का फॉल्ट आ चुका है, ठीक है। यानी तो इस इंस्टेंट पे है ना हम लोग देखना चाहते हैं। अब क्योंकि तीनों फेज का भाई सेम उसी तरीके से हम लोग वोल्टेज मान के चलेंगे जैसे अभी हम लोगों ने LG फॉल्ट के लिए लेके चला था। समझ में आ रहा है? ये मेरा VA, VB, VC है ना, इस तरीके वोल्टेज हो गया 120 के फेज शिफ्ट पे। और जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो क्या हो जाएगा, इन वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर रहा होगा क्योंकि प्योर इंडक्टिव हम लोग मान के चल रहे हैं। ओके, तो क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे देखें भाई, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या करना, ARV पे काम करना, यानी एक्टिव रिकवरी वोल्टेज पे काम करना भाई, तो मुझे पहले देखना होगा भाई जो मेरा करंट है वो किस इंस्टेंट पे जीरो हो रहा है। और अभी जस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, फेज A पे काम कर रहे हैं अभी। तो फेज A का करंट का वैल्यू वही ये था, है ना। हम लोग को पता है कि भाई ये किस इंस्टेंट पे जीरो होगा, है ना। ये मेरा किस इंस्टेंट पे जीरो होगा, एट ओमेगा t इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तो ओमेगा t की जगह हम लोग 90 पुट गए तो हम लोग को ये मिल गया, यानी ओमेगा t इक्वल टू 90, मतलब वही है भाई इस इंस्टेंट पे क्या हो रहा है, करंट मेरा जीरो हो रहा है, करंट जीरो, यानी इसी इंस्टेंट पे हम लोग क्या करेंगे, आर्क को एक तरीके से इंटरप्ट करेंगे। ओके, आर्क को जैसे हम लोग इंटरप्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे आर्क को जैसे हम लोग इंटरप्ट करेंगे भाई, तो सर्किट मेरा यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। क्लियर हुआ? ओके ना। तो इस इंस्टेंट मतलब यहाँ का अब हम लोग वोल्टेज देखना चाहते हैं। क्लियर हुआ ना, ये वोल्टेज देखना चाहते हैं। तो जो LG के लिए आपने किया ना वही आपका यहाँ पे लाइन टू लाइन वाले फॉल्ट के लिए भी होगा भाई। ओके, तो इसी इंस्टेंट पे हम लोग का ये आइए जीरो हो जाएगा। और इसी इंस्टेंट पे यानी ओमेगा t इक्वल टू 90 डिग्री जब हम लोग यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू पुट करेंगे, देखिए ऊपर में वोल्टेज है ना, यहाँ पे भी सब पे पुट कीजिए भाई, ओमेगा t इक्वल टू 90, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, है ना। क्लियर हुआ? तो यही वोल्टेज आएगा, VA इक्वल टू VM, VB इक्वल टू माइनस VM/2, VC इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखें, देखिए यहाँ पे इसका डायग्राम बनाया गया ऊपर में, देख रहा ना, माइनस ये VM प्लस हो जाएगा, और ये जस्ट माइनस में था तो ये प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, VM/2, ये आपका प्लस, ये भी माइनस में था, VM/2। क्लियर हो रहा है? मतलब दोनों केस में आपका सेम रहेगा, बस टाइप्स ऑफ फॉल्ट बदल जाएंगे। और यहाँ पे इसको ओपन लिखिए, ये ओपन रहेगा मेरा, ठीक है, क्योंकि करंट मेरा जीरो हो चुका है और इसी इंस्टेंट पे हम लोगों ने एयर ब्लास्ट कर दिया तो ये ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस करके दिखा रहे हैं। और हम लोग भाई क्योंकि जिस इंस्टेंट पे हम लोग का फेज A में करंट जीरो हुआ होगा भाई, जैसे ओमेगा t इक्वल टू 90 डिग्री पे मेरा ये जीरो हुआ फेज A का करंट, लेकिन भाई फेज B क्या हो रहा होगा, उसी इंस्टेंट पे थोड़ा सा जीरो होगा, क्योंकि भाई फेज B के करंट में क्या होगा, आपका 120 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा ना भाई। तो 120 डिग्री बीतने के बाद इसमें क्या होगा, करंट एक तरीके से जीरो होगा। इसका मतलब क्या, जिस इंस्टेंट पे यहाँ पे करंट जीरो हो रखा है उस इंस्टेंट पे भाई ये क्या होगा, अभी शॉर्टेड ही होगा, क्योंकि यहाँ पे करंट जीरो नहीं हुआ होगा भाई। तो आपका जो फेज B है इसके सर्किट ब्रेकर को यहाँ पे थोड़ा ना एक तरीके से आर्क इंटरप्ट करेंगे,
यहाँ पे इंटरप्शन कब होगा, जब यहाँ पे नेचुरली करंट मेरा 0 होगा, क्लियर हुआ। और वो नेचुरली करंट कब 0 होगा, जब मेरा 120 डिग्री फेज शिफ्ट आगे बढ़ जाएगा तब, ठीक है ना। तो जब ये ओपन हुआ उस इंस्टेंट पे क्या, ये शॉर्टेड ही होगा। इसका मतलब क्या, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मेरा पूरा ये तो ओपन ही हो गया भाई, ये कुछ इस तरीके का लूप बनेगा। ओके, शॉर्टेड है, कुछ इस तरीके का लूप बनेगा भाई, क्लियर हुआ। तो इसके अंदर हम लोगों को केवीएल लगाना है। तो यहाँ पे अगर आप केवीएल लगाते हैं तो देखिए ये प्लस प्लस है, इसका मतलब क्या, दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे, यानी वी एम माइनस, यहाँ पे वी सी बी है और आगे देख लीजिए माइनस है, ये तो शॉर्टेड है भाई, तो ये शॉर्टेड मान के चलिए, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए ये माइनस यानी अगेन माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वी एम बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू 0, यही ना आएगा। यही चीज़ आपका यहाँ पे केवीएल में लिखा गया है। देखिए वी एम माइनस वी सी बी, एक मिनट भाई, ठीक है, वी एम माइनस वी सी बी और ओके, इसको रेफरेंस लेके चल रहे हैं ना भाई, इसके हिसाब से ये प्लस प्लस जुड़ा हुआ तो इसके हिसाब से प्लस माइनस यानी ऐड हो जाएगा, सही बात है, ठीक है ना। या फिर ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे कर सकते हैं भाई। देखिए माइनस से प्लस में गए तो वोल्टेज हमेशा ऐड होता है, इसलिए आगे में प्लस लिखा हुआ है। फिर देखिए हम लोग प्लस से माइनस में जा रहे हैं, इसलिए माइनस होगा क्योंकि वोल्टेज घटता है भाई। फिर आगे आ जाते हैं, फिर यहाँ से माइनस से प्लस में जा रहा है, माइनस से प्लस यानी वोल्टेज मेरा राइज होगा, इसलिए प्लस हम लोग दिखा दिया इस तरीके से। तो यहाँ से अगर हम लोग वीसीबी की बात करें, ये वाले वोल्टेज की बात करें भाई, क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1.5 वीएम के बराबर। यानी यहाँ पे भाई सर्किट ब्रेकर कॉन्टेक्ट के पास जो वोल्टेज देखने मिला कितना आ गया, 1.5 वीएम। कब, जब आपका लाइन टू लाइन फॉल्ट था। और वही हम लोग का जब एलजी फॉल्ट था भाई, लाइन टू ग्राउंड, तो यहाँ पे क्या है आपका वीसीबी जो है वीएम के बराबर है। अब इसका थोड़ा निचोड़ देखते हैं, यहाँ पे इसका क्या मतलब निकल रहा है। तो लिखा है ना कि भाई जैसे देख हम लोग का जो एक्चुअल फार्मूला है एक्टिव रिकवरी वोल्टेज का, दो तरीके के फार्मूले है ना, एक तो क्या भाई वीएम साइन फाई और एक है आपका K1 K2 K3 है ना, और ये है आपका Vm sin फाई। तो भाई जैसे देखिए अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फार्मूला मान लूँ तो भाई अगर हम लोग एलजी फॉल्ट की बात करें तो एलजी फॉल्ट में आप देख रहे हैं कि भाई हम लोग का जो VCB था ये Vm के बराबर था, यानी यहाँ पे हम लोग का जो K2 का जो वैल्यू होगा ये 1 के बराबर होगा, यानी आगे में 1 लिखने कोई मतलब नहीं बनता भाई, ठीक है, समझ में आया। यानी जो वैल्यू इस फार्मूले से आएगा, आप समझिए ना मैं क्या बोल रहा भाई, ओके, क्योंकि यहाँ पे 1 आ गया ना यार, ठीक है, K2 का वैल्यू 1 आ गया तो सीधी सीधी ये फार्मूला क्या हो जाएगा आपके एलजी फॉल्ट को बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। लेकिन अगर हम लोग इसी फार्मूले को हम लोग भाई लाइन टू लाइन या फिर कहिए ट्रिपल लाइन टू फॉल्ट के लिए अगर देखें तो यहाँ पे भाई जो K2 का वैल्यू आता है ना कितना 1 नहीं आता है, 1.5 के बराबर आता है। इसका मतलब क्या कि भाई अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये फार्मूला यूज करेंगे और अगर आपका ये लाइन टू लाइन या फिर कहिए अनग्राउंडेड फॉल्ट है, क्योंकि उसमें कोई भी ग्राउंडिंग नहीं दिखा रहा ना भाई, समझे, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे तो फेल हो जाता है, ये फेल हो जाएगा आपका। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस फार्मूले से इस वाले पे शिफ्ट होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो K2 है ये K2 आपका LG फॉल्ट के लिए 1 हो जाएगा। वही चीज़ आपका यहाँ पे नोट्स में लिखा गया है कि भाई K2 का वैल्यू 1 होता है फॉर ग्राउंडेड फॉल्ट यानी LG फॉल्ट के लिए, और K2 का वैल्यू जो होगा ये 1.5 होगा किसके लिए, फॉर अनग्राउंडेड फॉल्ट के लिए, ठीक है। तो K1 K2 क्या होता है भाई, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। K1 आपका आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को बताता है, K2 आपके टाइप्स ऑफ फॉल्ट को बताता है, और K3 की अगर बात करें तो K3 के लिए भाई आप देखिए, एक मिनट, ये चीज आपके यहाँ पे भी किया हुआ है ना, यहाँ पे देखिए 1.5 टाइम्स आ जाता है, ओके। हम लोग को भाई यहाँ पे अब K3 का वैल्यू चाहिए, तो K3 सीधे सीधे क्या है ना, जैसे हम लोग को पता भाई अगर स्टार में काम कर रहे हैं तो हम लोग को पता है ना जो लाइन वोल्टेज है क्या होता है, √3 टाइम्स फेज वोल्टेज के बराबर होता है ना। तो अगर फेज वोल्टेज चाहिए तो सीधी सी बात है क्या करना पड़ रहा है, लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाय √3 करना पड़ रहा है। फिर आपको लाइन वोल्टेज चाहिए तो √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो वही है, ये K3 होता है भाई, ठीक है। K3 का वैल्यू क्या है, √3, तो वही लिखा हुआ यहाँ पे K3 इज अ थर्ड कांस्टेंट हुज वैल्यू इज यूनिटी 1 रहेगा इफ द एक्टिव रिकवरी वोल्टेज बिटवीन फेज एंड न्यूट्रल के बीच में अगर है तो भाई K3 का वैल्यू जो होगा आपका 1 के बराबर होगा। और वही अगर हम लोग लाइन टू लाइन की बात करें भाई, है ना, लाइंस में अगर बात करें तो इसका वैल्यू जो होता है √3 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। यानी
K3 का वैल्यू 1 के बराबर होगा कब? जब आप फेज में एक तरीके से मेजर करेंगे, और √3 से दिखाना पड़ेगा जब आप लाइन में एक तरीके से मेजर करेंगे। ओके ना, तो ये है मेरा एक्चुअल का मतलब एक्चुअल फार्मूला K1 K2 K3 Vm sin phi, और इसी को हम लोग बोलते हैं भाई एक्टिव रिकवरी वोल्टेज, और ये 3 पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा है। आर्मेचर रिएक्शन, फिर आपका टाइप्स ऑफ फॉल्ट, और आपका फेज में दिखाना है, और फिर कहिए आपको लाइन में दिखाना भाई। अब हम लोग आते हैं पावर फैक्टर पे। ओके, ये पावर फैक्टर पे भी डिपेंड करता है भाई। एक्टिव रिकवरी वोल्टेज जो है इसका मैग्नीट्यूड पावर फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। कैसे करता है? बुक के साथ थोड़ा सिंक्रोनाइज होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर ऑफ अ सर्किट ऑन रिकवरी वोल्टेज, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। तो सबसे पहले भाई अगर हम लोग प्योर रेजिस्टिव नेटवर्क की बात करें, जैसे देखिए यहाँ पे प्योर रेजिस्टिव दिखाया गया है, तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में जैसे हम लोग पता है भाई वोल्टेज और करंट क्या होगा, फेज में एक तरीके से चलेंगे, है ना। तो देखिए इस इंस्टेंट भाई मेरा करंट 0 हो रहा है, सीधी सी बात है। इसी इंस्टेंट पे हम लोगों ने क्या किया होगा, एयर ब्लास्ट किया होगा, है ना। एयर ब्लास्ट किया होगा मतलब क्या, और यहाँ पे फॉर्मूला को पकड़िए आप पहले, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज, पूरा मैथमेटिकली बात करेंगे भाई। क्या है आपका, यह है Vm sin phi। हम लोग को यहाँ पे फाई पे एक तरीके काम करना। फाई के एक तरीके से ये आपका वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होता है वो भाई, ठीक है। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट के केस में यानी व्हेन पावर फैक्टर इज यूनिटी, है ना, यूनिटी का ना cos phi इक्वल टू 0 मतलब 1 भाई, ठीक है। इसका मतलब फाई का वैल्यू 0, ठीक है। तो यहाँ पे साइन फाई मतलब क्या, ये फाई का वैल्यू मेरा 0 के बराबर है ना। तो अब देखिए पहले इसको वेवफॉर्म समझते हैं। यहाँ पे यानी फाई का वैल्यू 0 डालना, साइन 0 यानी कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर होगा, है ना। और यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जी इस इंस्टेंट में मेरा करंट 0 हो रहा है ना, करंट मेरा 0 हो रहा है भाई। और इसी इंस्टेंट पे जब हमने एयर ब्लास्ट किया तो वोल्टेज भी देखिए ना, जो मेरा सिस्टम का वोल्टेज है ये वाला वोल्टेज भी तो आपका इस इंस्टेंट पे 0 ही आ जा रहा है। क्लियर हुआ? तो इस चीज को पकड़िए आप। या फिर इस इंस्टेंट पे देखिए, इस इंस्टेंट पे भी करंट मेरा 0 हो रहा है ना, इस इंस्टेंट पे करंट 0 हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आपने एयर ब्लास्ट किया भाई, तो इस इंस्टेंट पे आप देखिए जो मेरा सिस्टम का वोल्टेज वो भी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। इसलिए लिखा है 0 एक्टिव रिकवरी वोल्टेज, समझे। या फिर फार्मूला से आप पकड़िए सीधे सीधे, है ना। वोल्टेज और करंट के बीच में आपका एंगल 0 है, पावर फैक्टर एंगल 0 है, यानी फाई 0, तो साइन 0 इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा। ओके। और अगर मैं एक लाइन में करूँ भाई, यहाँ पे जैसे आप लिखा है ना, इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर ऑन एक्टिव रिकवरी वोल्टेज, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको आप लिख लीजिए नोट्स में, ठीक है। ARV जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पावर फैक्टर के ऊपर। यानी जब मेरा cos phi, देखिए पावर फैक्टर का रेंज कितना होता है भाई, पावर फैक्टर रेंज कितना होता है 0 से लेके 1 के बीच में, है ना। यानी मैक्सिमम कितना है, cos phi मैक्सिमम कितना है 1, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है। और मिनिमम वैल्यू क्या है भाई, cos phi इक्वल टू 0, ये इसका मिनिमम वैल्यू है। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए अभी देखा भाई, यानी पावर फैक्टर कितना आपका यूनिटी है ना यहाँ पे, यानी पावर फैक्टर मेरा यूनिटी मतलब क्या, मैक्सिमम भाई, ये मैक्सिमम है। तो ARV देख रहा है ना, मिनिमम है, क्योंकि ARV मेरा 0 आ गया, यानी इसका वैल्यू जब मैक्सिमम था तो ये क्या हो गया आपका 0 के बराबर हो गया। अब आते हैं हम लोग प्योर लैगिंग पे भाई। प्योर लैगिंग क्या मतलब क्या, 90 डिग्री का अगर फेज शिफ्ट चल रहा हो तो वोल्टेज और करंट के बीच में, यानी प्योर इंडक्टिव सर्किट होगा तो यहाँ पे देखिए इस इंस्टेंट पे देखिए भाई, ये मेरा करंट है ना, डॉटेड से दिया है करंट। इस इंस्टेंट पे मेरा करंट 0 हो रहा है, I इक्वल टू 0 हो गया। और इस इंस्टेंट पे जैसे हम लोगों ने एयर ब्लास्ट किया भाई, यानी आर्क मेरा इंटरप्ट हो गया। तो आर्क इंटरप्ट हो गया तो सीधी सी बात है, इस इंस्टेंट पे जो वोल्टेज देखने को मिल रहा है, देख रहा है ना, ये वोल्टेज मेरे को मिल रहा है एक तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक। क्लियर हुआ? तो देख रहा है ना, ये मेरा मैक्सिमम एक तरीके से ARV यहाँ पे, समझे। ARV जो है यहाँ पे ये मेरा मैक्सिमम है, ठीक है ना, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज, यानी पूरा ये जो मैग्नीट्यूड दिखाया गया, और इसका वैल्यू क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा। तो फार्मूले से ही प्रूव कर दे रहा हूँ मैं कि भाई ARV जो है ये है Vm sin phi। अभी कांस्टेंट जो है K1 K2 K3 उसे छोड़ दिए भाई, अभी बस इस पे समझिए, क्योंकि भाई मेरा phi का वैल्यू यहाँ पे कितना है 90 डिग्री है, देख रहा ना, वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री का फेज शिफ्ट चल रहा है। तो साइन 90 क्या हो जाएगा आपका 1 के बराबर हो जाएगा, है ना। यानी ARV जो होगा आपका Vm के बराबर हो, यानी मैक्सिमम। तो यहाँ से देखिए ARV जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है cos phi, यानी पावर फैक्टर के ऊपर। तो पावर फैक्टर भाई मेरा फाई का वैल्यू 90 पड़ोगे 0 हो जाएगा ना, यानी
ये मेरा मिनिमम है तो इसका वैल्यू मेरा मैक्सिमम है, देख रहे हो ना, मैक्सिमम देखने को मिल रहा है। क्लियर हुआ? तो ये तो भाई मेरा लैगिंग केस के लिए हो गया ना। आप इसको लीडिंग के लिए भी दिखा सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में भाई हम लोग का जो पावर सिस्टम होता है वो तो इंडक्टिव ही होता है ना। क्लियर हो गया? तो अगर आपको लीडिंग के लिए दिखाना भाई तो लीडिंग के लिए भी आप दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लीडिंग के लिए क्या कर सकते हैं आप, जस्ट उल्टा यहाँ पे मान लीजिए एक को, है ना, जो मेरा करंट है उसको वोल्टेज करंट, ठीक है, यहाँ पे इसको मैं करंट मान लेता हूँ और वोल्टेज को भाई मैं यहाँ मान के चलता हूँ, ठीक है। ये मेरा करंट है और ये मेरा वोल्टेज। तो जिस इंस्टेंट पे देख रहा ना, कलर चेंज करते हैं, बस यहाँ पे वोल्टेज मेरा नेगेटिव में आ जाएगा। लेकिन नेगेटिव से क्या मतलब भाई, वो नेगेटिव भी क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होगा। समझो, मान लेते इस इंस्टेंट पे करंट मेरा 0 हो रहा है ना, ये करंट ही है ना। तो इस इंस्टेंट पे देखिए, और पावर फैक्टर क्या होगा दोनों बीच में, यहाँ पे 5 = 90 है, लीडिंग मान के चल रहे हैं हम लोग। तो भाई ARV क्या है आपका, VM sin phi। तो यहाँ पे VM और phi का वैल्यू कितना भाई यहाँ पे, है ना, लैग, मतलब वोल्टेज मेरा मतलब ये ना भाई, अगेन वही आएगा sin 90 1 के बराबर। बस यहाँ पे देखिए इस इंस्टेंट में मेरा जो वोल्टेज है नेगेटिव में आ जाएगा, यानी -VM के बराबर आएगा। लेकिन मैग्नीट्यूड पे फोकस करना ना, डायरेक्शन कुछ भी हो, नेगेटिव और पॉजिटिव से क्या मतलब हम लोग को। क्लियर हुआ? तो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज भाई आपके पावर फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे देखा आर्मेचर रिएक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि नेट फ्लक्स मेरा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो करंट है भाई वो प्योर लैगिंग होता है, यानी डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट लेकर के आता है। तो ये पूरा सेशन भाई कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो अभी जस्ट इस क्वेश्चन के लिए दिमाग में रखना भाई, ARB जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पावर फैक्टर के ऊपर। तो पूछा है ना, द रिकवरी वोल्टेज इन अ सर्किट ब्रेकर इज मैक्सिमम फॉर अ पावर फैक्टर। तो मैक्सिमम कब देखने को मिलेगा भाई, तो ARB इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपके पावर फैक्टर के ऊपर, तो मैक्सिमम कब होगा, जब ये मिनिमम होगा, ठीक है। और पावर फैक्टर का वैल्यू मिनिमम का होता है, यानी cos फाई मिनिमम मतलब 0 का भाई, जब फाई का वैल्यू क्या हो जाए, 90 डिग्री के बराबर हो जाए, है ना, समझे। तो वही है, 0 हो जाए इसका आंसर, ठीक है। पावर फैक्टर 0 हो गया तो ARB मेरा मैक्सिमम हो गया। आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा।